स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी पॉलिटी सीरीज में ये हमारा 5th लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिगार्डिंग वुमेन। पिछले चैप्टर में याद होगा कि हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी किए थे कि कैसे एक बच्चे का ग्रोथ होता है, कैसे एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है इन डिफरेंट सेक्सेस। बॉयज कैसे ग्रो करते हैं, गर्ल्स कैसे ग्रो करते हैं, उन दोनों को क्या एडवांटेजेस मिलता है, क्या उन दोनों के लिए डिमेरिट्स हो जाता है, कैसे स्टीरियोटाइप्स जुड़े हुए हैं उन दोनों के लिए। और इसके लिए कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स था, अलग अलग केस स्टडीज थे। तो कुछ उसमें वैसा नहीं था कि आपको वो लर्न करना है कि हाँ मध्य प्रदेश में क्या था, कौन सा सिटी था, ये आपको लर्न नहीं करना। वहां से एक जनरल पर्सपेक्टिव लेना था कि क्या हमारी सोसाइटी, हम लोग क्या धारणा बना चुके हैं, वो देखे थे वहां पे। वैसे ही यहाँ पे भी क्या है कि हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि वुमेन के बारे में, कि कैसे वुमेन कैन चेंज द वर्ल्ड, या पास्ट में या फ्यूचर में, दोनों केस में, कि पास्ट में कैसे कैसे चीजों को चेंज किया है वुमेन ने, और आगे भी क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है कि क्या कर सकते हैं। मतलब ये सोसाइटी जो आप लोग पढ़ते, पिछले लेक्चर में आपसे मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि सोसाइटी वाला जो एस्पेक्ट है वो कौन से जीएस पेपर में आता है। फिर से आपसे पूछ रहे हैं कि जीएस 1 में आएगा या जीएस 2 में आएगा। चलो 3 4 हटा देते हैं, 1 में आएगा या 2 में, या दोनों में आएगा, या किसी में नहीं। उसी में आपका क्या है ना कि वुमेन के बारे में जो टॉपिक होता है, जेंडर के पर्सपेक्टिव से जो टॉपिक चलता है, उसका एक तरह से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका क्लास 7 में सिर्फ आप क्या सीख रहे हो, इंट्रो। इनफैक्ट क्लास 7 में नहीं, क्लास 6 7 एंड 8 ये आपको एक इंट्रो, एक कह सकते हो कि एक कहानी बांधने में हेल्प करता है। किसी भी आंसर को आप डायरेक्टली नहीं लिखते हो, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से शुरू करते हो ना जिससे लगे कि हाँ अब ये समा बंध रहा है, कि यहाँ से ऐसे हुआ, ठीक है। मान लीजिए वुमेन पे कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसमें अगर इंट्रोडक्शन में ये कह दो कि वुमेन जो है अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, और बहुत सारी चीज़ों के लिए किया है, और कुछ गलत फायदे भी वो उठाती है अपने राइट्स का। और तब उसके बाद धीरे धीरे आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे तो आंसर देखने में अच्छा लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो इससे सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव लेके चलना है कि हाँ वुमेन के साथ सिर्फ बुरा ही हुआ है, वुमेन के साथ सिर्फ बुरा ही हो रहा है और सिर्फ बुरा ही होगा, वो लोग बहुत पीड़ित हैं, सिर्फ ये पर्सपेक्टिव लेके नहीं चलना है। क्योंकि अगर बहुत सारी वुमेन परेशान हैं, अपने हक के लिए लड़ रही है, अपने आप को आगे बढ़ा रही है, तो बहुत सारी ऐसी वुमेन भी हैं जिनको हक मिला है तो उस हक का गलत फायदा भी उठा रही है। इसी तरीके से मेन भी है। ऐसा नहीं है कि सभी मेन जो है वो अपने हक का फायदा ही उठा रहे हैं, कुछ परेशान भी हैं। तो हमें दोनों व्यू लेना, और हमें ये समझना होगा, दिमाग में दोनों पर्सपेक्टिव लेके चलना होगा कि कल को अगर हम कोई ऑफिसर बनते और हमारे पास इस तरीके का जेंडर सेंसिटिव इशू आता है तो हम उसे सिर्फ अपने पर्सनल बायसनेस की वजह से ना देखें कि नहीं हम तो मेल है तो हमारा जो एक इमोशनल अटैचमेंट होगा वो मेल से होगा, या हम फीमेल है तो फीमेल से होगा, या उल्टा भी हो सकता है। ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कोई कंप्लेन आए जिसमें पूरी तरह से आपको लग रहा हो कि शायद वो वुमेन जो है उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मे भी उसने बुरा किया हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि इस बार ये लड़का इनोसेंट है, इसने कुछ नहीं किया, इसको फंसाया जा रहा है, लेकिन शायद वो झूठा केस फाइल कर रहा हो। तो ये पर्सपेक्टिव हमें दिमाग में बैठा के चलना है। अब यहाँ पे भी इस चैप्टर को आपको रीड करना है तो रीड कर लीजिए, लर्न करने का बहुत पॉइंट नहीं है, खुद को सोसाइटी में रख के अंडरस्टैंड करने का समय है। और लास्ट में जब आप जाओगे ना तो क्वेश्चन आंसर का सेक्शन जहां है वहां पे 2-3 शब्द है जिसका डेफिनेशन दिया है, उसको जरूर आप लर्न कर सकते हैं। बाकी रेस्ट इस चैप्टर में आपको लर्न नहीं करना, आपको एक समझना है, अंडरस्टैंडिंग लेना है, पॉइंट्स आपको लर्न नहीं करना। आप पहले खुद सोचो, बीइंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, कि आप क्या फेस कर रहे हो, वुमेन हो या मेन हो, जो भी हो, आप क्या फेस कर रहे हो, आपके साथ क्या सही सही फेस हो रहा है, क्या गलत गलत हो रहा है, क्या ऐसा धारणा है जो कि एक बस स्टीरियोटाइप है। मतलब एक बस सोच लिया गया कि हाँ मेन है तो ही करेगा, वुमेन है तो नहीं करेगी, वुमेन है तो ही करेगी, मेन है तो नहीं करेगा। पहले खुद से पॉइंट्स बनाना है और एक बार लिखना है, उसके बाद क्या है कि चैप्टर को रीड करना है। तो एक बार ध्यान से क्या करना है, लेक्चर को हम लोग समझते हैं, फिर बाद में इसमें देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे है, ग्लॉसरी में कुछ वर्ड्स दिया है, तो पूरे चैप्टर को आपको रीड करना है, बट इन शब्दों का डेफिनेशन आपको लर्न करना है। स्टीरियोटाइप क्या बताए थे, अपने मन में एक धारणा बना लेना, सही गलत कुछ भी हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों मूवी है।
अब आपके मन में ये धारणा बन गई कि हम इंडिया से हैं तो हम सिर्फ बॉलीवुड ही देखेंगे, हम क्यों हॉलीवुड देखें, हमें तो समझ ही नहीं आएगा। तो ये क्या है, एक आपने धारणा बना लिया है कि नहीं हम यहां से है तो यही चीज समझेंगे, बॉलीवुड ही समझेंगे, हॉलीवुड नहीं समझेंगे, बॉलीवुड ही अच्छा होता है, हॉलीवुड नहीं अच्छा होता है। तो एक आपने धारणा बना लिया, ऐसा नहीं कि आप हॉलीवुड मूवी देखोगे तो नहीं समझोगे। या दूसरा चीज ऐसा हो सकता है कि अगर आपसे कोई बोल दे कि एक किसान है या एक टीचर है, तो बहुत लोग सोसाइटी में अभी भी क्या होता है, दिमाग बैठा के रखे कि अच्छा टीचर है इसका मतलब धोती कुर्ता पहनता होगा, कपड़े का झोला लेके चलता होगा, हवाई चप्पल पहन के चलता होगा। ये मन में धारणा है। टीचर है तो मिडिल क्लास का लोअर सेक्शन में ही बिलोंग करता होगा, उसके पास तो पैसे नहीं होंगे, बस किसी तरह अपना दिनचर्या चलता होगा। या किसी के मन में ऐसा धारणा होगा कि अरे कुछ नहीं कर पाओ तो बस एक टीचर बन जाओ, सबसे अच्छा सेफ आइडिया। जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं है। कई बार होता क्या है कि आप जो सोचते हो उससे बहुत कुछ अलग होता है। कुछ बहुत पैशन से पढ़ाते हैं, कुछ बहुत शौक से पढ़ाते हैं, कुछ आपको कई सारे टीचर्स को आपने देखा होगा कि आप सोचते हो कि अरे ये तो छोटा मोटा मामूली इंसान होगा, लेकिन वो शायद किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन से भी ज्यादा अमीर होगा। तो ये सब एक धारणा है। उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अलग अलग करना शुरू करते हैं, पार्शियलिटी करना शुरू करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करना शुरू करते हैं। तो उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो डिफ्रेंशिएशन करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको नेगेटिव वे में डिफ्रेंशिएट करने लगो तो उसी को कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन। जैसे यहां सिंस अब जेंडर की बात है तो जेंडर को ही लेके कर लेते हैं। पिछले चैप्टर में भी देखे थे कि मन में धारणा पाल ली है कि वुमेन जो है वो सेंसिटिव होती है, इमोशनल होती है, फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती है, कमजोर होती है, तो इसे फाइटर जेट नहीं चलाना है, इसे फील्ड के वर्क्स को नहीं देना है, इसके लिए आईपीएस नहीं बना हुआ है, इसके लिए आपका क्या है मारपीट नहीं बना हुआ है, इनको घर का काम चूल्हा चौका यही कराओ, मेल्स ये सारे काम करेंगे। ये हो गया एक नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स वुमेन। मेन की तरफ भी नेगेटिव होता है। मेन अगर कभी इमोशनल हो जाए, वो रोने लगे, या फिर उनको डॉल वगैरह से खेलने में अच्छा लगे, जैसे बहन खेलती है वैसे उसका साथ देने में अच्छा लगे, तो उनका मजाक उड़ाया जाता है कि अरे ये क्या कर रहे हो, लड़कियों वाले काम। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, छोटा छोटा पॉइंट आपको नेगेटिवली ये करने लगा, डिफ्रेंशिएट करने लगा। और जब आप नेगेटिवली चीजों को अलग अलग देखने लगोगे तो यही चीज फ्यूचर में क्या होगा, बहुत बड़ा रूप ले लेगा। फ्यूचर में कहीं पे भी अगर आपके दिमाग में एक धारणा ही बैठ गई है, तो अब आप मान लीजिए कि किसी बड़ी कंपनी का या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के हेड पे हो, वहां कोई अपॉइंटमेंट आपको करना है, तो शायद सेक्स के बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेट कर दो। आपको लगे कि नहीं ये फीमेल है तो ये इनकॉम्पिटेंट होगी, इसको हम नहीं लेते हैं, मेल को लेते हैं। या आपको लगेगा कि अच्छा ये तो डेस्क वर्क है, इसके लिए फीमेल सुटेबल होगी, मेल को लेना सही नहीं होगा, कॉलिंग करना या पेरेंट्स से बात करना या कुछ भी करना ये मेल से नहीं होगा, ये फीमेल ही कर सकती है। तो ऐसे में शायद क्या होगा कि आप अनडिजर्विंग कैंडिडेट को जो है ले लोगे, और जो डिजर्व करता है वो शायद ना आए और परफॉर्मेंस खराब हो जाए। और इसी तरीके से एक एक सेक्टर का अगर परफॉर्मेंस खराब होता है तो ओवरऑल पूरे देश की इकोनॉमी का परफॉर्मेंस खराब होता है। नेक्स्ट आपका एक शब्द आता है वायलेशन। वायलेशन का मतलब होता है कि एकदम से जबरदस्ती किसी चीज को तोड़ना, चाहे वो कोई रूल हो या कुछ भी हो। तो होता है कि आप जैसे मान लो दो तरीके का होता है वायलेंस, एक होता है पीसफुल और एक होता है आपका कि नहीं ये पीसफुल नहीं है, ये वायलेंट ब्रेकडाउन है। जैसे मान लीजिए गांधी जी ने सत्याग्रह वगैरह किया तो बहुत चीजों को अपोज किया, बट वो पीसफुल था। लेकिन वही सुभाष चंद्र बोस जी इस पे बिलीव नहीं करते थे। अब ये तो बड़े लोग हो गए, हम लोग भी आपस में देखें तो कुछ लोग बिलीव करते हुए कि अरे चलो शांति से बैठ के बात करते हैं और चीजों को शांति से अपोज करते हैं, शांति से तोड़ते हैं, तो वो पीसफुल वायलेंस हो जाए। लेकिन किसी का कह रहे ये रूल नहीं फॉलो कर रहा है सरकार, बस चलो लाठी डंडा लेके तोड़ फोड़ मचा देते हैं। तो किसी भी तरीके से आप एक फोर्स लगा के, चाहे वो फिजिकल फोर्स हो, मेंटल फोर्स हो, जबरदस्ती करके आप उस रूल को, उस टेक्निक को, वो जो आपका एक लॉजिक है, एक माइंडसेट है, उसे आप तोड़ने की, उस धारणा को खत्म करने की कोशिश करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, वायलेंस कहते हैं, ये वायलेशन कहते हैं। अब इसी वायलेशन में एक आपका क्या होता है, पीसफुल तरीका होता है, एक नॉन पीसफुल तरीका होता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल हरासमेंट। अब ये चीज ऐसा नहीं है कि आज के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में आपको नहीं पता हो। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, अगर आप उसको किसी भी तरीके से, फिजिकल हो या फिर वर्बल हो, मतलब बोल के, या इनफैक्ट हो सकता है क्या कि कुछ चीज दिखा के पिक्टोरियल तरीके से आप उसके मतलब किसी भी तरीके का जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसके विश के अगेंस्ट कोई काम करने की कोशिश करते हो, तो हम उसे कहते हैं क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट।
और ये जनरली क्या होता है, वुमेन के अगेंस्ट यूज किया जाता है कि वुमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, बट ऐसा नहीं है, मेन के साथ भी हो सकता है, बट मेन के साथ केसेस बहुत रेयर होते हैं। जहां 1 लाख वुमेन के साथ ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ, वहां शायद 100 मेन के साथ हुआ हो। तो इसलिए हम जनरली सेक्सुअल हरासमेंट मतलब समझते हैं कि फीमेल के साथ ही गलत हुआ। तो अब इसमें क्या है, कुछ भी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ऑफिस में कोई फीमेल वर्क करती है और किसी दूसरे मेल ने, ऑपोजिट जेंडर ने उसके साथ क्या किया, किसी तरीके से गंदे तरीके से टच करने की कोशिश की। या दूसरा ये तरीका हो सकता है कि कोई बहुत घटिया तरीके का कोई जोक क्रैक करके फीमेल के क्या कह सकते हैं, बॉडी पार्ट्स को शेम करने की कोशिश किया, या किसी तरीके का कोई भी सेक्सुअल फेवर मांगने की कोशिश की। या फिर हो सकता है कि व्हाट्सएप पे या किसी सोशल मीडिया पे बात करते करते उसे, फीमेल को, कुछ गलत फोटो शेयर कर दिए जो कि सही नहीं है। तो ऐसे में माना जाएगा कि हाँ, किसी तरीके से उसे हरास करने का, उसे परेशान करने का कोशिश किया गया। तो ये कुछ वर्ड्स है, इसे आप लर्न कर लेंगे। अब इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं कि क्या कहानी है। देखिए, सबसे पहले तो इस चैप्टर में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पे एक शब्द समझाने की कोशिश की गई है जिसे हम कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। इनफैक्ट स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिसेस हम लोग क्लास 6 के भी पॉलिटी में पढ़े थे। अभी थोड़ा सा और इसको एक्सपैंड करना है। तो स्टीरियोटाइप्स क्या है, अब यहाँ पे सिंस जेंडर वाला इशू है, चैप्टर है, तो हम जेंडर वाली चीजों को लेके ही चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेल है और एक दूसरा क्या है, फीमेल है। ऐसा समझ सकते हो कि जो पिछला चैप्टर था ना, उसी के तरीके का सिमिलर है। बस यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लास्ट में कंक्लूड करते करते वुमेन की तरफ इंक्लाइन हो जाएंगे कि वुमेन के साथ कैसा इशू चल रहा है। तो अब देखिए, मेल के साथ क्या है, बहुत सारे इश्यूज है। एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल्स कि मेल के साथ भी ऐसा नहीं है कि स्टीरियोटाइप से फीमेल के साथ है, मेल के साथ भी है, और नेगेटिव इंपैक्ट मेल पे भी है जितना नेगेटिव इंपैक्ट फीमेल पे है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मान लो डॉल है, गुड़िया है, गुड़िया से खेलने की बात आई तो नहीं, मेल को नहीं खेलना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, उनके ईगो की, उनके पर्सनालिटी के अगेंस्ट है। दूसरा स्टीरियोटाइप है कि मेल है तो इससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये हमेशा क्या हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, इमोशनली ये स्ट्रांग हो। इनसे रोने की, अगर ये आपका क्राई करने की कोशिश कर रहा है, वीप करने की कोशिश कर रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। लड़कों को रोना अलाउड नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता है। तो ऐसी चीजें क्या है कि इसकी कोशिश की गई है। तो ये एक आपका क्या है, स्टीरियोटाइप, एक धारणा बन गया कि जो मेल है वो डॉल से नहीं खेलेंगे, वो एकदम फिजिकली स्ट्रांग होने चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग होने चाहिए, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होने चाहिए। उनसे ये उम्मीद किया जाता है कि वो जब भी किसी तरीके का काम करेंगे तो वो कुछ भी, एनीथिंग काम कर सकते हैं जिसमें क्या हो कि फिजिकल स्ट्रेंथ की बात आती हो, एक स्ट्रेंथ की बात आती हो। जनरली आप देखोगे, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि डॉक्टर कोई बना, एमबीबीएस किया उसने और पीजी की बारी आई, तो अब जनरली देखोगे कि लोग मन में धारणा पाल लेते हैं कि गायनी वाला जो डिपार्टमेंट है, गायनिकोलॉजिस्ट, वो उस फीमेल संभालेगी, लड़कों के लिए वो ठीक नहीं, लड़के जो है सर्जरी या फिर आपके न्यूरोसर्जन या फिर कार्डियो, ये सारे डिपार्टमेंट्स के लिए पढ़े क्योंकि ये उनके लिए क्या है, ज्यादा अच्छा है। और कहीं गलती से क्या है कि लड़कों ने गायनिकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ले लिया, गायनी ले लिया, तो ऐसे में उनका क्या है, मजाक उड़ाया जाता है। लड़की ने न्यूरो सर्जरी या सर्जरी ले लिया तो कहा जाता है कि भाई अब तो डूब गया, इससे नहीं संभलेगा, ये बहुत ही ज्यादा जो इमोशनली स्ट्रांग होता है, जो आपका बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, उसके लिए है, लड़कियों के लिए ब्रांच नहीं है। तो इस तरीके से कई सारी धारणाएं पाल के रखा है। सेम ये सारा चीज, जो ये नहीं कर सकते वो ये कर सकते हैं, जो ये कर सकते हैं वो ये नहीं कर सकती है। मतलब ये सब चीज इनके बस की बात नहीं है। लेकिन इनके बस की बात है क्या, डॉल से खेलना, रोना धोना करना, जो भी मैकेनिकली कह सकते हो, फिजिकली जो वीकर काम है, जैसे डेस्क पे जॉब, कॉलिंग करना, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में ही जो जॉब ऑफिस वाला है, फील्ड वाला नहीं है, ये सब फीमेल कर सकती है अच्छे से। कुछ बातचीत करना, बातचीत करने वाला जो जॉब है, ऐसा जॉब इनको करना चाहिए। और ऐसा नहीं है, और फीमेल्स को बहुत ज्यादा हाई लेवल तक, आप देखोगे बहुत सारे घर में अभी भी चलता है कि इनका जो स्टडी, इनको बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, हाई लेवल तक पढ़ाने की कोशिश की जाती है, ध्यान दिया जाता है कि कैसे हमारा बच्चा जो है ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करे, बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग्स में जाए, क्योंकि आगे को इसी को, परिवार को पालना है, ये धारणा बनाई जाती है।
बहुत सारे घर में आप देखते होंगे। इनफैक्ट जो बच्चे सुन रहे हैं उसमें से भी अगर 100 बच्चे सुन रहे हैं ना, तो 20-30 बच्चों के घर में अभी भी प्रैक्टिस होता होगा कि लड़की अगर कम भी पढ़ लेंगी तो उनका जीवन अच्छे से चला जाएगा, लेकिन लड़के अगर कम पढ़ेंगे तो उनके परिवार को कौन पालेगा, उनके परिवार को कौन खिलाएगा, उनको परिवार चलाना है। यही बात अगर कह दे कि लड़कियां क्यों नहीं चला सकती, लड़की घर में बैठ के चूल्हा चौका करे, लड़कियां बाहर कमाने जाए, तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी को। बहुत ऑड लगता है, बहुत एक तरीके से ऐसा लगता है ना कि ये ईगो के हिसाब से भी सही नहीं है और कैरेक्टर के हिसाब से भी ये सही नहीं है। तो मतलब है कि घर का जो भी काम है, हाउस होल्ड वर्क है या फिर शेयरिंग केयरिंग का जो भी काम है, ये मैन अच्छा नहीं कर सकते, ये क्या है, वुमेन अच्छा कर सकती है। तो मतलब इसी तरीके से कुछ अपनी धारणाएं लोग पाल के रखे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं, यहाँ तो हम जेंडर की बात चल रही थी, तो जेंडर को लेके ये धारणाएं अलग अलग प्रोफेशन को लेके भी लोगों के दिमाग में है, पढ़ाई के सब्जेक्ट्स को लेके भी लोगों के दिमाग में है। जैसे आप कभी घर में भी देखते होंगे कि पढ़ाई की स्ट्रीम को भी लेके क्या होता है ना, एक जेंडर वाली बात बीच में आ जाती है कि इंजीनियर लड़का है तो इंजीनियर बनेगा, लड़की है तो डॉक्टर बनेगी, लड़का है तो फील्ड वर्क करेगा, लड़की है तो आपकी क्या है कि ऑफिस वर्क करेगी। या ये छोड़ो, लड़का लड़की भी छोड़ो, एक प्रोफेशन ही अगर आपके पास बोल दिया जाए कि अच्छा नर्स का प्रोफेशन है, तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा लड़का तो नर्स नहीं हो सकता है, लड़की ही जनरली होगी। नर्स है तो उनका नेचर बहुत पोलाइट होगा, केयरिंग ही होगा, जबकि ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। कोई पुलिस इंस्पेक्टर है तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा मेल होगा, बहुत खड़ूस होगा, बहुत हमेशा चिल्लाता होगा, डांटता होगा और बहुत ही विकराल जैसा दिखने वाला। ये एक धारणा ही है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। सॉफ्ट स्पोकन पुलिस पर्सन भी होता है, देखने में बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही हैंडसम, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे लड़कियां भी हो सकती हैं। तो ये धारणा, या किसान है तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा वो खेती चला रहा होगा, धोती पहना होगा, फटा पुराना, ये दिमाग में आ गया आपके। या फिर आपको बोला जाए कि अच्छा ये जो है कंस्ट्रक्शन का काम करता है, ये एक तरह से जैसे इसमें देशी भाषा में बोला जाता है ना कि ठेकेदारी का काम करता है, तो आपके दिमाग में अगर अच्छा ठेकेदारी का काम करता है, इसका मतलब एक तो बुलेट या राजदूत बाइक लेके चलता होगा, गुटखा शिखर पान पराग खाता होगा, और जो है ढेर सारा उंगली उंगली में सोना वोना पहना होगा और एकदम डॉन टाइप चलता होगा। जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। ठेकेदार का मतलब ही होता है कि जिसने क्या है ठेके पे काम लिया। ठेके पे का मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे, कि उसने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया कि अच्छा ठीक है आपको ये कंस्ट्रक्शन, ये बिल्डिंग हम 15 दिन में बना के दे देंगे, ये रूम हम 20 दिन में बना के देंगे, ये पूरा का पूरा बिल्डिंग हम आपको 6 महीने में बना के देंगे। तो वो उसे हम कहते हैं। और वो जरूरी नहीं, वो शायद अपने शौक से, अपने पसंद से उसको ये अच्छा लगता हो कंस्ट्रक्शन करवाना। तो इस तरीके से क्या है ना कि हमने हर बातों को लेके क्या एक मन में एक धारणा फैला लिया कि ठीक है ऐसा ऐसा करना है, लड़कियों को ज्यादा पढ़ने नहीं देना है, कम ही पढ़ो, ठीक है अपना चले जाओ ससुराल चले जाओ, लड़की पराया धन है, लड़का अपना धन है। अब इस चक्कर में क्या है, दोनों ही के लिए, चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, दोनों ही के लिए आपका क्या है ना, लॉन्ग रन में नेगेटिव इंपैक्ट आता है। नेगेटिव इंपैक्ट ऐसा नहीं है कि मतलब इस तरीके से प्रायोरिटाइज किया जाता है, प्रमोट किया जाता है तो लड़के बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, बिल्कुल नहीं। पहले तो क्या है कि लड़की और लड़कियों के मन में भी नेगेटिव चीजें घुसती जाती है बचपन से ही। धीरे धीरे वो भी क्या करते हैं, वही चीज प्रैक्टिस करने लगते हैं। वो डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, दोनों को लगता है कि ये मेरे से सुपीरियर है, ये मेरे से इंफीरियर है। तो एक क्या होता है ना, एक घर में ही रह के एक डिफरेंसेस क्रिएट होता जाता है और वो डिफरेंसेस की खाई जो है बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि बहुत सारे घरों में आपने ये भी देखा होगा कि जनरली क्या होता है ना कि बच्चे मम्मी से कनेक्ट हो जाते हैं, पापा से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मन में बचपन से वही धारणा बैठा दी गई है कि जो मर्द है, जो मेल मेंबर है घर का, वो जाएगा कमा के लाएगा और जो कमा के लाएगा उस पे बाकी का गुजारा चलेगा, घर चलेगा, उनको ज्यादा इमोशनली अटैच होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से वो मेल मेंबर जिनको हम पापा कहते हैं, वो शायद धीरे धीरे क्या होते हैं, कट ऑफ होने लगते हैं। अब वो कट ऑफ होने लगते हैं तो बच्चे भी महसूस करते हैं कि पापा तो हमसे ज्यादा बात नहीं करते हैं, हमसे आके खेलते नहीं है, हमसे आके क्या करते हैं कि अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं। तो मे भी पापा का यही रोल होगा, ये काम वो नहीं करते होंगे, तो वो अपना कटा कटा फील करते हैं। पापा जैसे ही घर आए डर के चुपचाप से पढ़ने बैठ गए और उसके बाद आराम से पापा ने पूछा तो जी पापा, हाँ पापा कर लिया और सो गए। और वो ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं किससे, मम्मी से। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, एक गैप क्रिएट हो गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
अब धीरे धीरे सोसाइटी क्या हो रही है, सुधर रही है। लेकिन जो 90s के बच्चे हैं, 80s के बच्चे हैं, 70s के लोग हैं, ये लोग क्या करते होंगे, रिलेट कर पाते होंगे कि हाँ ये बातें हम हमारे जमाने में बहुत ट्रू थी। लेकिन उसके बाद 90s के बाद धीरे धीरे ये चीजें जो है धारणा क्या हुई, बदलने लगी। तो बहुत कुछ बदली है, बहुत कुछ बदलना बाकी है। तो ये सारा चीज अब ये एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करना शुरू किया, कोई अच्छी बात नहीं है। अब इसी में क्या है ना कि बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां पे आपको क्या किया गया है कि इस स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करता हुआ दिखाया गया, कि इन धारणाओं को क्या है, तोड़ा गया। बहुत, सिर्फ मेल नहीं, सिर्फ फीमेल नहीं, दोनों केस में। जैसे पुराने समय में क्या होता था कि पुराने समय इन द सेंस एंशियंट नहीं, हम यहां से 100-50 साल पहले की बात कर रहे हैं, 100-250 साल ऐसे की। आप देखते हो कि उस समय क्या होता था कि जो एक डांस करने का काम है, ये सोचा जाता था ना कि मंदिरों में डांस करना या ऐसे भी ये डांस करना एक फीमेल के लिए ज्यादा सूटेबल है। लेकिन कई सारे ऐसे मेल मेंबर्स आए जिन्होंने क्या है कि बहुत सारे क्लासिकल डांसेस में खुद पार्टिसिपेट किया और धारणाओं को क्या किया, तोड़ा। कई सारे क्लासिकल डांस है जहां पे ये कर दिया गया कि ये मेल्स भी परफॉर्म करेंगे, मेल्स के बिना नहीं होगा। तब जाके एक लगा कि हाँ चलो यहाँ पे एक सेंस ऑफ इक्वालिटी है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। जैसे इसमें आप बहुत फेमस नाम पढ़ते होंगे, राजा राम मोहन रॉय, जिनका नाम राम मोहन रॉय था, बट जो ये मुगल एम्पायर था ना, जो आपका अकबर टू, उसने क्या है इसको राजा की उपाधि दी। या फिर आपने सुना होगा क्या, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो कई सारे नाम, जैसे सर सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान। हर तरीके से हिंदूज में भी, मुस्लिम्स में भी, पारसीज में भी बहुत सारे नाम जो आपने सुना होगा जिसने कई तरीके के रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की। जैसे सती को खत्म करना, इसमें राजा राम मोहन रॉय का हाथ था। या फिर विडो का रीमैरिज कराना, लड़कियों के एजुकेशन का काम करना, इसमें आपका नॉर्थ में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप साउथ में महाराष्ट्र साइड चले जाओ तो सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा बाई फुले, इन सब का इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट क्या है कि कई सारे जो है रिफॉर्मिस्ट नॉर्थ से लेके साउथ तक अलग अलग तरीके से टेम्पल में एंट्री करने का, कि हायर कास्ट करेंगे, लोअर कास्ट अलाउड नहीं है, उसको लोअर कास्ट को टेम्पल के आसपास भी नहीं जाना है, उसके टेम्पल के सामने का जो सड़क है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो कई सारे मूवमेंट्स चले साउथ में, कई सारे नाम आपने सुना होगा, जैसे पेरियार या फिर रामस्वामी, इतने सारे, या फिर ए के गोपालन, जिसपे ए के गोपालन केस भी है। ये सारे कई मूवमेंट्स हुए, जिससे क्या है कि जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस है, नेगेटिव प्रैक्टिस है। अब सिंस यहाँ पे ये चैप्टर वुमेन पे फोकस करता है, तो हम भी कुछ वैसे ही प्रैक्टिस, जैसे आपका क्या हो गया, सती का प्रैक्टिस हो गया, या फिर विडो के अगेंस्ट हो गया, या फिर चाइल्ड मैरिज हो गया, 8 साल 9 साल 7 साल 6 साल 12 साल ऐसे बच्चों का शादी कर देना। बंगाल राजस्थान में बहुत फेमस था, अब तो बंगाल में ऑलमोस्ट खत्म हो गया, राजस्थान में भी बहुत डिक्लाइन हुआ है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं चल रहा है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेकिंग करती है। आई थिंक 1098 नाम का एक टोल फ्री नंबर भी है जो कि चाइल्ड मैरिज को रोकने का काम करता है। तो ये सारा हो गया। या फिर आपका जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड, कि फीमेल्स एजुकेट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये सारे नेगेटिव प्रैक्टिसेस को हटाए गए। इनफैक्ट क्या है, प्रेजेंट सिनारियो में भी बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज है, गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज ला रही है जो क्या करती है, इन सारे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने की कोशिश करती है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये आपका क्या हुआ, एक तरीके से एजुकेशन की तरफ प्रमोट करना, कुछ सब्सिडी देना, कुछ लालच देना। या बिहार में आपने सुना होगा क्या कि लड़कियों को 12th करने पे 25,000, ये ग्रेजुएशन करने पे 50,000। तो ये जो प्रोत्साहना योजना है, प्रोत्साहना देना, ये सारा योजना पढ़ने के लिए, या फिर स्कूल में साइकिल प्रोवाइड करना, मील्स प्रोवाइड करना, ड्रेसेस प्रोवाइड करना। तो इस लालच में भी पेरेंट्स क्या करेंगे, बच्चों को भेजेंगे कि चलो एक साइकिल आ जाएगा, उस बहाने क्या होगा, उनको अपना ये मिल जाएगा, बच्चों को पढ़ाई मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्या है, फाइनेंशियली फीमेल्स स्ट्रांग हो सके, तो इसके लिए भी आपका क्या है, एक एजुकेशन से लेके एक और चीज है, सर्व शिक्षा अभियान। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि फीमेल के लिए ही है,
सर्व शिक्षा अभियान मतलब है कि सबको सही से क्वालिटी एजुकेशन मिले, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से मिले। तो इससे क्या होगा, हर कोई, सिर्फ फीमेल का एजुकेट होना ही जरूरी नहीं है, मेल भी एजुकेट होगा तभी तो हर लेवल से डिस्क्रिमिनेशन हटेगा। अब आप फीमेल को कितना भी पढ़ा लो, लेकिन ऑफिसेज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में मेल के माइंड में डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच ही है, तो वो फिर क्या है, फीमेल को बहुत आगे तक बढ़ने नहीं देगा। तो सबको एजुकेशन कराना जरूरी है। इनफैक्ट क्या है, ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल बच्चों को एजुकेट करने के लिए बहुत सारे सीट्स को रिजर्व उनके लिए रखा गया है कि वो लोग भी एजुकेट हो, वो लोग भी समझे अपने राइट्स को, ताकि उनके राइट्स को, उनके फॉरेस्ट को, उनके आसपास के जमीन को, जो है ना जल जंगल जमीन की जो लड़ाई थी उसको, उसका मिसयूज ना कर सके, ना कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी कर सके, ना ही कोई प्राइवेट अथॉरिटी कर सके। या फिर सुकन्या समृद्धि योजना, आपने सुना होगा, सुकन्या समृद्धि योजना। ये क्या, एक तरीके से फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के लिए कि जो छोटी बच्चियां हैं जिन पेरेंट्स को बेटी है, उनको एकदम छोटे से उम्र से ही उनके नाम पे कुछ 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 पैसे क्या करना, सेव करना, जिससे कि एक लमसम अमाउंट हो तो उनका एजुकेशन, उनका मैरिज, मतलब उनका एक लाइफ अच्छा हो सके। तो ये एक तरीके से योजना आया। इसी तरीके से क्या है कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कई सारे जो है पॉलिसीज को दिया है, ताकि क्या हो सके, जो चाइल्ड का न्यूट्रिशन हो गया, या फिर कह सकते हो कि जो हेल्दी डेवलपमेंट हो गया, हेल्दी डेवलपमेंट है वो हो सके। आगे जाके क्या है कि जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं, फीमेल्स का जो प्रेगनेंसी है उसके लिए भी बहुत सारा ऐसा योजना है, जैसे लक्ष्य योजना है। जरूरी नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से भी आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से भी ये सारा बहुत सारा पॉलिसीज डिराइव होता है। तो बहुत सारा ऐसा पॉलिसीज है जिसमें क्या है कि कुछ सब्सिडी, जैसे मातृत्व योजना हो गया, संबल योजना हो गया, पोषण है, ट्रैकर है, सक्षम योजना है, लक्ष्य है, ये सब क्या करता है, ओवरऑल न्यूट्रिशन पे, हेल्दी डेवलपमेंट पे, जो प्रेगनेंसी है उसके दौरान केयर हो सके तो उसके लिए कुछ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कुछ पैसे 2,000 रुपया एक एक इंस्टॉलमेंट में देना, या फिर एक फीमेल चाइल्ड के बर्थ पे 6,000 रुपया दे देना। तो ऐसे सबसे क्या होता है ना कि एक सब्सिडाइज, क्योंकि क्या होता है, फीमेल फिटिसाइड एक और क्राइम है, फीमेल फिटिसाइड चेक करने के लिए, फीमेल फिटिसाइड को चेक करने के लिए भी क्या होता है ना कि ये सारा योजना बनाया गया, बहुत सारा योजना, कि एक जैसे एक पॉलिसी रख दिया गया कि आपको अगर क्या होती, गर्ल चाइल्ड होती है तो आपको 5,000 रुपया दिया जाएगा, 6,000 रुपया दिया जाएगा, या फिर आपके पूरे प्रेगनेंसी का जो भी खर्चा है उसका डीबीटी कर दिया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस लालच में क्या होगा ना कि जो आपका जो पेट में ही है, जो बच्चियों की हत्या की जाती है वो नहीं होगी, सोचेंगे कि चलो ठीक है बच्चे पैदा होंगे तो उसके लिए हमको क्या मिलेगा, पैसा मिल जाएगा। अब दिमाग में आ रहा होगा कि चलो ठीक है पैदा करने के बाद शायद मार दे, तो पैदा करने के बाद शायद मार दे, तो उसको रोकने के लिए भी क्या है कि एक फीमेल अगर है तो उसका क्या हो रहा है, बर्थ से पहले का टाइम एक हो गया कि बर्थ हो गया तब शायद उसको मार दिया जाए, या एक ऐसा होता है ना कि जब वो एडोलेसेंट फेज में जाती है वहां पे भी जान का भी खतरा है और बहुत सारा खतरा है, या फिर उसके बाद एडल्ट हो जाए। तो जो पहले पहले पुराने की सोसाइटी में एक धारणा थी ना कि जैसे बर्थ से पहले क्या हुआ कि कुछ दवा, जैसे पहले तो क्या होता था, आयुर्वेदिक रेमेडी से पपीता के एक्सट्रैक्ट को मिला के पिला दिया जाता था, बच्ची मर जाती, डॉक्टर ने पता कर दिया और लिख दिया कि अच्छा ये आपकी गर्ल है, अल्ट्रासाउंड कर दिया। ये ज्यादा पुराना नहीं है, 30-40 साल पहले की कहानी है, तो मार दिया। जन्म हो गया, अब जिसको डॉक्टर ने नहीं बताया या नहीं पता चला, टेक्नोलॉजी वहां तक नहीं पहुंची है, जन्म हो गया तब पता चला बेटी है, तो उसे क्या किया, दूध में डुबो के, पानी में डुबो के, ढेर सारा नमक खिला के, या फिर उसको क्या है मिट्टी के अंदर गाड़ के मार दिया गया। तो ये प्रॉब्लम है। एडोलेसेंट एडल्ट वाले स्थिति में क्या हो गया कि एडोलेसेंट फेज में ऐसा होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई लड़की है, उसके साथ मान लेते क्या हो गया, किसी तरीके से कोई रेप का इंसिडेंट हो गया, या दूसरा चीज ऐसा हो सकता है कि उसने सोची कि हम लव मैरिज कर ले, उन्हें किसी से प्यार हो गया। अब ऐसी स्थिति में ना एक कॉन्सेप्ट आता था ऑनर किलिंग, खाप पंचायत, आपने सुना होगा खाप पंचायत, कि ऑनर के नाम पे जो है जनरली हरियाणा साइड, राजस्थान साइड, ये सब आपने बहुत पॉपुलरली सुना होगा कि ये तो हमारे इज्जत को ही खत्म कर देगी, इससे अच्छा इसी को खत्म कर, मार दो उसे।
एडल्ट फेज में कब होता है कि मान लो कि वो एडल्ट हो गई है, मैरिड है, उसे बच्चा हुआ, पहली औलाद बेटी हुई, दूसरी औलाद भी बेटी हुई। अब क्या है कि उन्हें वो बेटा दे ही नहीं पाई, तो उनके ससुराल वाले क्या करते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, या फिर किसी तरीके से कुछ एक्सीडेंटल दिखाने के लिए उसको मार देते हैं, दहेज के लिए मार देते हैं। तो ये सारे सिचुएशंस हैं। तो इन सभी सिचुएशंस में फीमेल फिटिसाइड ना हो सके, एफएफ मींस फीमेल फिटिसाइड ना हो सके, इसके लिए क्या है ना कि जो एमनियोसेंटेसिस जो था, यही वो टेक्निक है ना इसका जो डेवलपमेंट था वो इसलिए था कि एमनियोटिक फ्लूइड से आप ना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर डिटेक्ट करो। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर ने कुछ पैसे कमाने के लिए मिसयूज करना शुरू कर दिया, इसको बैन कर दिया गया फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके लिए क्या है कि एक तरीके से कह सकते हो ना, लॉ पास किया जो कि इसको क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ट्रीट करेगा। कोई पाया गया तो उसकी लाइसेंस कैंसिल हो जाएगी, उसको प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा। तो इससे एक होगा कि ये चीज कंट्रोल होगा, पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, मतलब जेल का प्रावधान कर दिया गया, हैवी फाइन्स का प्रावधान कर दिया गया कि एक डॉक्टर जो इतनी मेहनत से बना उसका पूरा का पूरा लाइसेंस ही खत्म कर दिया जाएगा, प्लस बहुत सारे पैसे भी फाइन दिए जाए। तो उससे एक डर बना रहेगा कि नहीं भाई, गलती से भी पकड़ा गए तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। तो ये एक है, ये हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। ऐसे कई सारे पॉलिसीज हैं जो क्या करते हैं, फीमेल फिटिसाइड को रोकने की कोशिश करते हैं, इंसेंटिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ये तो ऐसा हुआ, प्लस एक हुआ इंसेंटिवाइज करना कि भाई अब बेटी पैदा होगी तो आप आना, प्रूफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके, प्रूफ लेके आपको ये पैसे मिलेंगे, इंसेंटिव मिलेगा आपको। क्या है कि कुछ इंश्योरेंस में हेल्प मिलेगा, बैंक अकाउंट खोलने में हेल्प मिलेगा, एजुकेशन में हेल्प मिलेगा। तो इस लालच में ही क्या है कि पेरेंट्स नहीं मारते हैं। उसके बाद बर्थ होने के बाद ना मर जाए तो उसके लिए भी बहुत सारे क्या किया गया, इंसेंटिव्स दिया गया कि ऐसा करो, बेटी पैदा हुई है उसको पढ़ाओ, स्कूल भेजोगे तो तुमको 15 किलो अनाज देंगे, या खाना एकदम मुफ्त हो जाएगा, तुमको एक इंसान का खाना का सोचना नहीं पड़ेगा, उसको क्या है नाश्ता भी मिल जाएगा हेल्दी, और हॉट कुक्ड जो है लंच भी मिल जाएगा। या फिर अगर तुम बच्चियों को स्कूल भेजोगे तो तुम्हारे अकाउंट में क्या है, हर 2 महीना पे 1000 रुपए ट्रांसफर हो जाएगा। आज भी 1000 और 500 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, बहुत छोटा है, लेकिन इस छोटे से अमाउंट के लिए गांव के कई पेरेंट्स क्या होते हैं, इतने लालची होते हैं कि पैसा लेने के लिए बच्चों को नहीं मारते। या फिर आप जब शादी करोगे तो ऐसे कम्युनिटी हॉल से एंगेज कर दिया जाए, गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाएगी, बहुत सारा इंसेंटिव दिया जाता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो इंसेंटिव पाने के लिए बच्चों को नहीं मारते। एडोलेसेंट फेज में यहां पे क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस जैसे ऑनर किलिंग का ऑफेंस हो गया। क्योंकि क्या होता है जनरली कि कह सकते हो जब लड़कियां जब ग्रो कर रही हैं 14 to 18 ईयर्स, उस वक्त क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस, सिर्फ लड़कियां ही नहीं लड़कों के साथ भी हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे ज्यादा होता है। जो लोग साइंस के बैकग्राउंड से होंगे वो समझ पा रहे होंगे। इसीलिए क्या होता है कि उनमें बहुत कुछ जानने का क्यूरियोसिटी होता है, एक बगावत करने का क्यूरियोसिटी होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कोई लड़का ही लड़की के अगेंस्ट गलत कदम उठा ले, या लड़की ही गलत कदम उठा ले कि नहीं हमें इससे ही शादी करनी है, हम घर के अगेंस्ट चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पेरेंट क्या करते हैं, अपनी इज्जत को बचाने के लिए कि ये बात बाहर ना आए, मार देते हैं बच्चियों को, मारने की बात कुछ बहाना बना देते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या है कि एक तरीके से क्या किया, इन चीजों को क्रिमिनलाइज किया गया। जब ऑब्वियसली क्रिमिनलाइज किया जाएगा तो उसके लिए होगा क्या, कुछ कानून बनेंगे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ऐसे सब में कुछ आपके क्या है कि कानून बनाए गए। तो उसके लिए क्या है, पनिशमेंट दिया गया कि ऐसे में बहुत हैवी फाइन हो गया, लंबा जेल हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, या फिर फांसी की सजा हो गई, ये सब सुनाया जाएगा। तो ये सारा चीज क्या है किया गया। अडल्ट में भी आपका क्या है, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है औरत के अगेंस्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, या फिर डाउरी केस हो गया। तो ये सब केस जो है ना, ये इतना सारा प्रॉब्लम्स है, इन सभी प्रॉब्लम्स से हटने के लिए क्या है, लॉज बनाए गए हैं, सजा का प्रावधान है। तो उससे भी डर के लोग अब ये धीरे धीरे नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट कम से कम अब क्या करते हैं कि तुम चले जाओ, तुम्हें हम घर में नहीं रखेंगे, घर से निकाल देते हैं। जान लेने की, किसी की बॉडी के ऊपर खरोच लाने की जो कोशिश है वो अब नहीं की जाती है। वरना पहले क्या होता था, इमोशनली टॉर्चर भी होती थी लड़कियां,
और क्या है फिजिकली, लेकिन अब थोड़ा सा फिजिकल एटलीस्ट तो कम हुआ है। एंड सिंस क्या है कि लालच में ही बच्चियों को पढ़ाया जाता है, जैसे बिहार का जो योजना है कि 12th पास करेगी तो 25,000 मिलेगा, तो उस लालच में ही 12th तक तो कम से कम पेरेंट पढ़ाएंगे, तो कुछ तो नॉलेज मिलेगा, तो कुछ तो अपने कमाने का कोशिश करेंगे, अब कुछ अपने खुद से कमाएगी, तो धीरे धीरे ऐसे ही जनरेशन सुधरता है, उनका सोच थोड़ा ठीक होगा, वो फिर अपने अगले जनरेशन के सोच को और ठीक करेगी, तो करते करते ऐसे क्या होगा, सोच ठीक होगा, फैमिली का जो बर्डन है वो सॉल्व होगा। तो ऐसे करते, अब ऑब्वियसली बात है कि कभी कभी क्या है ये चीजें नहीं भी काम करती है, लोगों की कुछ मेंटालिटी भी होती है रिजिड। लड़कियों को भी क्या है, लड़कियों के साथ भी डिमेरिट है कि आप प्रमोट करना चाहो बट वो गलत बातों में लीन हो जाती हैं, उन्हें पढ़ाना चाहो वो नहीं पढ़ना चाहती हैं, उनको लगता है कि ये सब नहीं, हमें जो है कुछ और ही करना है। तो ऐसी स्थिति में आप प्रमोट करो बट वो होना नहीं चाहती है। तो ये एक क्या है, अच्छे काम का भी एक नेगेटिव पहलू भी है। या फिर क्या है कि आप कर रहे हो प्रमोट बट क्या है कि लड़कियों तक वो चीजें पहुंच ही नहीं पा रही है। तो बहुत सारा क्या है ना कि अच्छी बातें हैं, गुड पॉलिसीज बनी हुई हैं, नो डाउट, लेकिन इस गुड पॉलिसीज का क्या होगा, मिसयूज भी हो सकता है। मिसयूज दोनों से, बाय सोसाइटी भी हो सकता है मिसयूज, एंड बाय कैंडिडेट इटसेल्फ। कैंडिडेट इटसेल्फ, उन्हें अपॉर्चुनिटी दिया गया, वो लेना नहीं चाहते, उसने मना करा हमें पढ़ना ही नहीं भाई, हमको नहीं है, मेरा शौक है, हम नहीं पढ़ेंगे, या आप पढ़ाई छोड़ दो, आप कहा गया कि आप पढ़ाई नहीं, आप ये छोटा सा स्किल सीख लीजिए, आपको ये वाला जॉब मिलेगा, नहीं करना है भाई, हमें घर में बैठना, हमें बच्चे पालना। तो आप ऐसी स्थिति को नहीं सुधार सकते हैं। या फिर आपने उनको पढ़ा दिया, वो पढ़ भी ली, अच्छी जगह पे भी चली गई, लेकिन क्या है उनके मन से वो डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच गया ही नहीं, वो फिर फीमेल हो के भी फीमेल के अगेंस्ट क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच रख रही है। और हैरानी की बात यह है कि फीमेल्स के साथ सबसे ज्यादा बुरा फीमेल्स ही करती है, मेल्स तो बहुत कम करते हैं। तो इस तरीके से क्या है ना कि नेगेटिव एक तरीके से इंपैक्ट हो गया। या फिर गुड पॉलिसीज है, उसके लिए अवेयरनेस ही नहीं फैल पाया, अवेयरनेस लोगों के बीच में क्या है, बहुत कम है, कि ये जो है समाज के जिस तबके तक जाना चाहिए था वो नहीं जा पाया। अब उनको समझाया भी जा रहा है तो वो नहीं समझ पा रहे कि ऐसे क्या होगा, कैसे सीखेंगे, नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ की जो है बच्चियां नहीं जाती हैं पढ़ने के लिए, नहीं जाती हैं नौकरी करने के लिए, ये वाला जो हमारा प्रथा है वो खराब हो जाएगा, हमारे देवी देवता नाराज हो जाएंगे। तो एक तरीके से क्या है कि ढंग से सही गलत ये कोई समझाने वाला ही नहीं है, और वो समझना भी नहीं चाहते हैं। तो अवेयरनेस नहीं फैलने का दो कारण है, एक तो बोला नहीं गया उनको, या दूसरा समझाया गया बट वो समझना नहीं चाहते हैं। तो हर चीज का अपना एक अच्छा, अपना एक खराब पहलू है। हिस्ट्री एंशियंट टाइम से भी, एंशियंट हिस्ट्री के टाइम से भी आपके पास कई एग्जांपल्स हैं, जिसमें से बुक में कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल है कि स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने का कुछ इंडिविजुअल्स ने, ये तो हो गया कि सोसाइटी, लोग, रिफॉर्मर्स क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, उसका कुछ आपके बुक में एग्जांपल है। जैसे क्या है, बचेंद्री पाल का आपका एग्जांपल है, या फिर जुनको तबाई का एग्जांपल ले सकते हैं, रिसेंट में सुनीता विलियम्स का, कल्पना चावला का, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आप क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, इन्होंने ये वाला स्टीरियोटाइप तोड़ दिया कि पहाड़ों को चढ़ना क्या है, लड़के का काम होता है, लड़कियों का नहीं होता है, ये फिजिकली स्ट्रांग लोग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आपका दिया हुआ है लक्ष्मी लकड़ा का, कि भाई ये सोचा जाता था इससे पहले कि जो ट्रेन का इंजन है, ट्रेन है, उसको चलाने का काम लड़के का ही है, लड़कियों का नहीं है। बट उस चीज को, स्टीरियोटाइप को इसने तोड़ा, इसने कहा कि क्या दिक्कत है, हम भी चलाएंगे ट्रेन, हम भी फाइट करेंगे। जैसे झारखंड में एक बार बहुत पहले केस हुआ था, जो पीआईटी सिंदरी है, वहां पे क्या है कि माइनिंग में लड़कियों को एडमिशन नहीं दिया जाता था, लेकिन लड़की ने केस किया, एक लड़की थी जिसने केस किया, केस करने के बाद क्या है कि दलीलें पेश हुई, तब जाके उसको भी माइनिंग में जॉब और माइनिंग में एडमिशंस मिलने लगे। तो ऐसे कई 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 एग्जांपल्स हैं जिसने क्या है, और नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव वे में भी स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा गया, नेगेटिव में भी, कि क्या होता है कि आपके दिमाग में आता है कि अच्छा आतंकवादी जो है वो लड़के ही होते हैं, लेकिन कभी कभी लड़कियां भी ये स्टीरियोटाइप तोड़ देती है और बहुत ही खतरनाक आतंकवादी बनती है। जैसे एक बहुत ही अच्छी डॉक्टरेट पीएचडी की हुई जो लंदन और अमेरिका से पढ़ के वो आतंकी संगठन में शामिल हो गई। तो ऐसा कई सारा एग्जाम्पल है जो स्टीरियोटाइप्स को, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव्स की। हमें यहाँ पॉजिटिव लेना है क्योंकि जो गलत हो रहा था उसको कैसे सुधारा गया। इसके साथ साथ एजुकेशन से रिलेटेड भी इंडिविजुअल्स,
एजुकेशन के सेक्टर में भी कई सारे जो है स्टीरियोटाइप्स को कई लोगों ने खुद को एजुकेशन प्राप्त करने में मदद किया स्टीरियोटाइप्स को तोड़ के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका क्या है, रुकैया मैडम के बारे में आपने सुना होगा कोलकाता में। तो ये क्या है ना कि मतलब बहुत सारे स्कूल की ये फाउंडर भी रही, फाउंडर ऑफ स्कूल, जिसमें से एक बहुत फेमस स्कूल था जिसको शेखावत मेमोरियल स्कूल कहते हैं कोलकाता में। तो कई सारे स्कूल के फाउंडर रही। इनको पढ़ने से मतलब है कि इनको एजुकेट करवाने के खिलाफ था इसका फैमिली, अगेंस्ट इट, तो नहीं पढ़ाना चाहते थे। लेकिन क्या है कि इनकी जो सिस्टर है, इनका जो ब्रदर है, उसने मिलके हेल्प किया, और हेल्प करने के बाद क्या है कि इनको एजुकेट होने में हेल्प किया। जो डिजिट्स है, जो नंबर्स है, जो वर्ड्स है, जो लेटर्स है, उन सबको लर्न करने में इनकी मदद की गई। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी कई एग्जाम्पल्स है। जैसे क्या होता है, वुमेन के खिलाफ जो कुरीति चल रहा था कोलकाता में, पंडिता रमाबाई जो है एज ऑफ कंसेंट ये लाने में हेल्प की थी, कि जो शादी है, शादी का जो एज है पहले 8 साल था, धीरे धीरे बढ़ा के 12 फिर 14 ऐसे किया गया। तो कई सारे एग्जाम्पल्स है जो एक इंडिविजुअल का है जिसने खुद के लिए लड़के खुद के लिए भी समय बदला, और आने वाले के लिए भी क्या हुआ, एक तरह से इंस्पिरेशन का काम किया। तो ये तो खैर आप हिस्ट्री में पढ़ोगे ही, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वाला एक चैप्टर ही है। इनफैक्ट सोशल रिफॉर्म, सिविल अपराइजिंग्स, पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल अपराइजिंग्स, ये सब एक तरीके से ना आपको कुछ ना कुछ अच्छा एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन ही देने का काम करेगा कि इतना बड़ा ऑपरेसिव सिचुएशन चल रहा था, उससे लड़के लोग अपने लिए हक मांगे, अपने हक को जीता, और आगे के भी जनरेशन के लिए सब कुछ सुनिश्चित किया कि हमें मिल रहा है आगे को भी मिले। कई सारे, जैसे आप सुने होंगे बिरसा मुंडा का रिवोल्ट हुआ, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया, संथाल, बिरसा मुंडा ये सब के रिवोल्ट के बाद, ताकि क्या है कि उन ट्राइबल्स लैंड को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये सारा चीज है। तो ये सब एक मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है, कुछ चीजें हम सीख भी रहे हैं अच्छे वे में कि ये करना चाहिए, कुछ चीजें हम ये भी सीख रहे हैं कि नहीं ये करना नहीं चाहिए। अब ये हम इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है कि कैसे हम अपने दिमाग से उस स्ट्रॉन्ग स्टीरियोटाइप को हटाएं, डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच को हटाएं, और हम सबको बैलेंस रूप में देख सकें। इनफैक्ट अगर अभी हम आ जाए प्रेजेंट डे में भी, तो अभी भी क्या है, सिचुएशन क्या है, इंप्रूव किया। जैसे आप बुक में देखोगे ना, तो एक एग्जांपल दिया है कि 1961 में आपका रेशियो 40:15 था, जो बॉयज एंड गर्ल्स का था, कि हर 40 लड़कों पे 15 लड़कियां जाती थी एजुकेट होने के लिए। लेकिन वो 2011 में 82:65 हो गया, कि हर 82 लड़कों पे 65 लड़कियां जाती हैं। तो अभी इंप्रूव हुआ है, नो डाउट सिचुएशन आपका इंप्रूव हुआ है अच्छा खासा, लेकिन अभी भी इनइक्वालिटी स्टिल परसिस्ट। और हैरानी करने वाली बात है ना कि जो तराजू का पलड़ा है ना, अभी भी मेल की तरफ ज्यादा झुका है, फीमेल्स को अभी भी बहुत कुछ नहीं मिला है। और इसके लिए यहाँ पे कुछ भी ऐसा जेंडर सेंसिटिव बात को दिमाग में नहीं लेना है, इसके लिए दोनों जेंडर रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल्स भी एंड मेल्स भी। मेल्स के दिमाग में ये अप्रोच फैमिली के ग्रोथ, और मेल में अगर है तो ऐसा नहीं कि उनके दिमाग में हमेशा से घर में जो होता देखा उन्होंने, उनके दिमाग में बैठा है कि ये पर्टिकुलर जॉब, ये पर्टिकुलर काम, ये पर्टिकुलर स्थिति, इन सब के लिए फीमेल्स नहीं बनी है, हमें मेल्स को प्रमोट करना, मेल को सपोर्ट करना, फीमेल को नहीं करना है। और फीमेल्स क्या है, आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच, उनके मन में ही आ गया कि नहीं नहीं, हम अगर ऐसे करेंगे, अपनी बेटियों को ऐसे प्रमोट करेंगे तो वो गलत रास्ते पे चली जाएंगी, हाथ से निकल जाएंगी, जो एक कहावत है। इसीलिए इनको ज्यादा प्रमोट मत करो, सपोर्ट मत करो पापा के सामने। पापा कह रहे हैं कि नहीं पढ़ाना है तो ठीक है, हम भी कह देंगे नहीं पढ़ाना है। तो इन दोनों ही जेंडर, या फिर चलो ठीक है पापा भी सपोर्ट करे मम्मी भी, लेकिन बच्ची ही नहीं कुछ करना चाह रही है, तो ऐसे में वो खुद भी खुद की दुश्मन है। पढ़ाई छोड़ दो, ना इसको स्किल सीखना चाह रही है, ना कोई काम करना चाह रही है, ना अपने पैरों पे खड़े होना चाह रही है। उनके दिमाग में सेट है कि नहीं यार, शादी वादी कर लो, पति के पैसे पे ऐश मौज करो, आराम से घर में बच्चे पालो, सोशल मीडिया को संभालो, और बस आराम से चिल करो, किटी पार्टीज करो। तो ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ पे कोई दोषी नहीं, वो खुद दोषी है। तो अभी भी इनइक्वालिटी जो है प्रेजेंट है, और ये इनइक्वालिटी ज्यादातर किसमें है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट में, सो कॉल्ड माइनॉरिटी इंडिविजुअल में। देखिए
जो एजुकेटेड है ना वो कास्ट जैसी चीजें नहीं मानते, रिलीजन जैसी चीजें नहीं मानते हैं। लेकिन सोसाइटी का फ्रेमवर्क ढांचा ऐसा हो चुका है ना कि अभी भी कास्ट को लेके बहुत सारा पॉलिसी चल रहा है, अभी भी कास्ट को लेके कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाया है, अब उस पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पे कौन इंप्लीमेंट करेगा? जो उस एरिया का ऑफिसर होगा। जैसे मान लो कि विलेज के लिए कोई पॉलिसी बनाया गया कि अच्छा विलेज में ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले हैं, यहाँ पे मेल फीमेल सबको ट्रेन करो और उस हिसाब से इंडस्ट्री में जॉब दिलवाओ। अब मान लो वहां का कोई मुखिया है, उसको इस बात को इम्प्लीमेंट करना है, लोगों को समझाना है। अब वो इसमें तोड़ मरोड़ करके क्या है, वो समझ गया कि यहाँ के लोग उतने पढ़े लिखे समझदार नहीं है, तो इनको ये कह दो कि अरे ये वाला चीज जो है ना ये महिला के लिए अच्छा नहीं है, तुम लोग मत करो, पुरुष करेंगे तो ठीक रहेगा, महिला के लिए उतना बढ़िया नहीं है। अब वो दिमाग में भरता जा रहा है। सरकार तो अच्छी पॉलिसी बनाई थी, अच्छे से इससे सेंस से, लेकिन हुआ क्या? ग्राउंड लेवल पे सेंटर ने अच्छा पॉलिसी बना के भेज दिया या स्टेट ने अच्छा पॉलिसी बना के भेज दिया, बट गांव में वो मुखिया क्या कर रहा है? डिस्क्रिमिनेट करवा रहा है। फीमेल को समझ ही नहीं आ रहा है कि उस स्किल का उसको क्या बेनिफिट मिले, उसको लग रहा है कि नहीं ये गलत चीज है, नहीं करना चाहिए, हीन भावना से देख रही है। तो ऐसे स्थिति में क्या हो रहा है? स्पेशली क्या है कि अगर मान लो वो हायर कास्ट का मुखिया है, तो वो लोअर कास्ट के लोगों को कहेगा कि अरे तुम लोग के लिए नहीं है, तुम लोग ये नहीं समझोगे, ये दूसरे टाइप का चीज है, ये तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे कस्टम के उसूल के खिलाफ है। कुछ भी जब भी इंडिया में कोई काम नहीं कराना हो ना, या किसी काम को रोकना हो, तो धर्म के नाम पे बस दंगा फैलाया जाता है, और ये कोई नहीं करता। ये सो कॉल्ड जो हमारे आइडियल पॉलिटिशियंस है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, यही करते हैं। तो इस तरीके में क्या होता है कि हो क्या रहा है कि एक जो अच्छे पोस्ट पे था, जो सबको उठा सकता था, वो डिस्क्रिमिनेट करके सबको गिरा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। मतलब जो ऑफिसर्स है जो किसी भी चीज को एग्जीक्यूट, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि वो छोटा सा मुखिया, कई बार आप ब्यूरोक्रेसी में देखोगे, आईएएस है, आईपीएस है, एक जिला का डीएम है, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, और वो हाई कास्ट का है, और वो जाके क्या कर रहा है, कोई लोअर कास्ट आ रहा है उसके पास, तो जानबूझ के उसके काम को रोक दिया, नहीं करने दिया, उससे और घूस ऐंठ रहा है। ऐसी स्थिति में होगा क्या कि वो भी सोचेगा कि सरकारी काम तो होता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है सरकारी में किसी को भेजने का, रहने दो, हम जाएंगे ही नहीं। तो उसका खुद का भी नुकसान हुआ, और फिर धीरे धीरे वो अपनी कम्युनिटी में फैला देगा कि कोई फायदा नहीं इतना पढ़ लिख के जाने का, कुछ होता जाता है नहीं, अच्छा है खेती करो, अपना गांव में रहो। तो ये सब क्या हो रहा है? ये जो एग्जीक्यूट करने वाले जब इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं समझाएंगे सही से, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि इनका जो कंडीशन है वो नहीं सुधरेगा। कंडीशन आपका क्या कह सकते हो कि उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। और यही स्थिति है कि फिर गवर्नमेंट को क्या करना है? गवर्नमेंट तो हमारी डीपीएसपी पे चलती है, सोशल वेलफेयर लाना है, गवर्नमेंट को कंडीशन को इंप्रूव करना ही पड़ेगा, और उसके लिए उसके पास एक ही तरीका है, वो क्या करेगी? एफर्मेटिव एक्शंस लाएंगे। एफर्मेटिव एक्शन जिसको आप जो है कहते हैं रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसको क्या है? इक्विटी लाना है, टू इंश्योर इक्विटी नॉट इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है कि सबको बराबर देना। अब मान लो कोई 0 लेवल पे उसको 10 रुपया दे दो, और जो आपका 20 लेवल पे उसको 10 रुपया दे दो, तो दोनों को तो आप दे रहे हो 10 ही रुपया, बट लेवल तो अभी भी बराबर नहीं हो रहा है। इक्विटी कहता है कि जो 0 पे है उसको आप 30 लाने के लिए उसको आप 30 दो, और जो 20 पे है उसको 10 दो, तभी दोनों 30 पे आ पाए। तो अब ऐसे में आप क्या करोगे? गवर्नमेंट को गलिया होगे, खाली रिजर्वेशन कर दिया, रिजर्वेशन कर दिया। रिजर्वेशन वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप लोग स्थिति सुधरने नहीं दे रहे हो, हम और आप नहीं सुधरने दे रहे हैं। अगर जिस दिन सुधर गया, एक इक्विटी का सिचुएशन आ गया, उसी दिन से रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। तो जो हायर कास्ट के लोग हैं, हायर प्रोफाइल के लोग हैं, वो जाके अगर लोअर प्रोफाइल के लोगों को प्रमोट कर दिए कि हाँ तुम भी पढ़ो, तुम भी समझो, तुम भी सीखो, तो ऐसे में जब ये लोग उठना शुरू करेंगे तो अपने आप ये वाला जो चीज है ना वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, अफर्मेटिव एक्शन है, जो आप कहते हो कि अरे 50% तो रिजर्वेशन ही दे दिया, हम जनरल का क्या? हम जनरल ही अपनी स्थिति के जिम्मेवार है, कोई इस बारे में बात नहीं करता है, बट ये बात है, सच है। आप कोई कह दोगे कि पंचायती राज में तो इतना फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन है, या आप कहोगे कि बिहार गवर्नमेंट के बारे में सुने कि 35% वो जॉब में इसमें रिजर्वेशन दे रहा फीमेल्स को। क्यों ना दे? क्योंकि जब बारी आई कि आप ट्रिकल डाउन इफेक्ट शो कर, ट्रिकल डाउन इफेक्ट करने का मतलब है कि आप आगे बढ़ो और अपने साथ जो समाज का आधा तबका है फीमेल्स, उसको लेके जाओ, उसमें भी जो ओबीसी है, एससी एसटी है, उन सबको लेके जाओ। तब आपने वो चीज नहीं किया, आपने डिस्क्रिमिनेशन किया, आपने जो है हर तरीके से दबाने की कोशिश की। तो सरकार का तो काम ही है ना वेलफेयर लाने का।
तो वो वेलफेयर लाएगा और वेलफेयर पॉलिसीज बनाएगा। अब यहाँ पे हम यहाँ सरकार की बात करें, फिर सरकार में बैठे लोगों की नहीं, फिर वो जो बैठे लोग हैं ना, वो उनका भी वही काम है। तो जो गवर्नमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये एक चीज करने की कोशिश करेगा। अब हमारा काम है कि जो भी हायर प्रोफाइल के जो भी किसी तरीके के ऑफिसर रैंक के हैं, कोई भी तरीके से एम्प्लॉई हैं, किसी भी तरीके के पॉलिटिशियन है, इन सब का काम है कि जो गवर्नमेंट कहती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसको हमें प्रमोट करना है, एक दूसरे का साथ देना है, सब मिलके आगे बढ़ना है। जो कहते हैं ना मोदी जी, सबका साथ सबका विकास, इसको सिर्फ बोलने से नहीं काम चलेगा, इसको लाना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा कि एक इक्विटी आएगा और अपने आप छूमंतर हो जाएगा रिजर्वेशन। तो ये इस चैप्टर का क्या था, आपका सार था। और लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे एक लेसन की तरह भी लो, या एक कंक्लूजन बनाने के लिए भी, कि मेल और फीमेल दो अलग जेंडर है, कहीं ना कहीं बात में डिफरेंस आएगा, बट जरूरत है कि वुमेन क्या करे, सपोर्ट करे वुमेन को। और वुमेन सपोर्ट करे वुमेन को, वो सिर्फ ऐसे नहीं है, सपोर्ट का सेंस की सिर्फ ऐसे नहीं कि हाँ उंगली पकड़ के आगे बढ़ाए, ये तो करो कि हाँ ठीक है, आप उनको अवेयर कराइए कि देखो हमको ये चीज आ रहा है, तुम भी ये करो। हो सकता है किसी पॉलिसी का ज्ञान आपको हो और आप देख रहे हो किसी दूसरी वुमेन को नहीं है, आप उसे समझाइए। ये नहीं कि छुपा के रख लेना है कि इसको भी फायदा मिलेगा, हम नहीं करेंगे। आपके अंदर जो एक जेलसी का फीलिंग है, उस जेलसी के फीलिंग को हटाइए, मिलजुल के काम कीजिए। आपके अंदर जो एक डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है, उस अप्रोच को खत्म कीजिए। एंड साथ ही साथ खुद भी आगे बढ़िए, मतलब है कि एक मोटिवेशन का काम कीजिए, मोटिवेशनल रोल। आप किसी अच्छे पोस्ट पे, जैसे एक घर है, उसमें मान लो बड़ी बहन है, वो क्या मेहनत करके एक बहुत अच्छे पोस्ट पे बहुत अच्छा सा कुछ अचीव किया, तो छोटी बहन मोटिवेटेड फील करेगी कि अच्छा दीदी ने ऐसा किया, दीदी की लाइफ इतनी अच्छी होगी, हमें भी सीखना। और जो दीदी है उनका भी ये रोल बनता है कि वो अवेयर कराए कि हाँ देखो ऐसे करना है काम, इस तरीके से आप ये वाले पोस्ट पे जाओगे तो आपको ये फायदा मिलेगा, और बदले में आप समाज के 4 लोगों को ऐसा फायदा पहुंचा सकते हैं। जेलसी नहीं करना है कि अरे हम आगे बढ़ गए, मेरे से आगे कैसे जाएगी, फिर मेरा घर में वैल्यू खत्म हो जाएगा, या फिर ये नहीं कर पाएगी, ये इसका मेंटालिटी उस टाइप का नहीं है। तो ऐसे सब सोच को हटा के मिलजुल के काम करने की जरूरत है। और वुमेन को सपोर्ट करेगी ना, तो अपने आप जो मेन का रोल है ना डिस्क्रिमिनेटरी, इसमें वो खत्म हो जाएगा। मेन क्यों इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे, क्योंकि वुमेन बैक साइड में उसको सपोर्ट कर रही है। एक माँ जब पिता को सपोर्ट करेगी कि बेटी को नहीं पढ़ाना है, तो ऑब्वियसली फिर बेटी कभी पढ़ ही नहीं पाएगी। तो ये करने की जरूरत है। तो इनफैक्ट ये चीज आप देख रहे हो कि वुमेन के केस में चैप्टर था वुमेन के सेंस में, तो हमने वुमेन के सेंस में देखा कि उसके साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। इसको आप मेन के केस में भी ले सकते हो, लेकिन मेन के केस में क्या हो रहा है कि उनके साथ दूसरे तरीके का नेगेटिव अप्रोच लिया जा रहा है। उनके साथ क्या हो रहा है ना, इमोशनल नेगेटिविटी उनके अंदर फैलाई जा रही है, कि उनके दिमाग में सेट कर दिया जाए कि तुमको घर चलाना है, देश चलाना है, परिवार चलाना है, तुम इमोशनल नहीं हो सकते, तुम सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो सकते, तुमको रिजिड बनना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ना वो अपना साइकोलॉजिकल जो एक स्टेबिलिटी है वो खो देते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी खो देते हैं। और फिर बाद में लास्ट में जब वो नहीं इमोशनल दिखते हैं, ना इमोशनल बिहेव करते, तो उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये तो निर्दयी हो गया, ये तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो सबके साथ सब कुछ नेगेटिव है, अलग अलग तरीके का। किसी के साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज है, किसी के साथ आपका ओवरऑल इश्यूज है, किसी के साथ सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है। लेकिन सोसाइटी ने ये ध्यान रखा है कि किसी को भी चैन से खुश नहीं रहने देना है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। इसको एक बार आप रीड कर लेना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। रहा बात क्वेश्चन वगैरह का, तो देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाउ डू यू थिंक स्टीरियोटाइप अबाउट वुमेन कैन और कैन नॉट डू अफेक्ट वुमेन्स राइट टू इक्वालिटी। अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि जो स्टीरियोटाइपिंग है कि वुमेन क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, कैसे उसकी इक्वालिटी। देखो, वुमेन फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए जो भी फिजिकली स्ट्रांग वाला काम है वो नहीं कर सकती है। इक्वालिटी पे वार हुआ ना, वो जा सकती थी एयरफोर्स में, लेकिन वो नहीं गई, घर वाले ने उसको रोक दिया। बराबर अपॉर्चुनिटी मेल की तरह उसको नहीं मिला। तो सारे एग्जांपल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी में से कोट करके जितना नंबर का आपसे पूछे उतना नंबर का लिख देना। जैसे मान लो अगर यही क्वेश्चन फॉर एग्जांपल यूपीएससी मेंस में आपसे पूछ दिया 10 नंबर में, तो 5 पॉइंट निकाल के दे देना एग्जांपल। 15 में दे दिया तो 7 पॉइंट निकाल के दे देना, लेकिन एग्जांपल जरूर देना। अपने आंसर को हमेशा एग्जांपल के साथ पुट करना, तो सामने वाले पे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है।
नेक्स्ट है लिस्ट वन रीजन वाई लर्निंग द अल्फाबेट वॉज सो इंपॉर्टेंट टू वुमेन लाइक राजसुंदरी देवी, रामाबाई एंड रुकैया। लेटर लर्न करना क्यों जरूरी था? लेटर लर्न करेगी तो उन्हें चीजों को पढ़ने में आसानी होगी। जब वो पढ़ पाएंगे तो जो न्यूज़पेपर, जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा था उसमें क्या सही है क्या गलत है, जो प्रिंट होके आता था वो समझ पाती, अपने राइट्स को समझ पाती, अपने राइट को समझ पाती, तभी तो क्या है अपने राइट के लिए लड़ पाती और खुद को एक इक्वल स्टेटस में ला पाती। इसी समझना जरूरी था क्योंकि उस समय का सोसाइटी बहुत डिस्क्रिमिनेटरी था और उस उतने डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी में रह पाना एक तरीके से बहुत मुश्किल था। अपने हालात को सुधारने के लिए करना जरूरी था। नेक्स्ट है पुअर गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग एन एजुकेशन। रीड द लास्ट पैराग्राफ ऑन पेज 62 एंड एक्सप्लेन व्हाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट। ये वाला आपसे कह रहा है, इधर सब में जो दिया हुआ है अवेयरनेस, वायलेंस, प्रोटेस्ट, ये सब सारा कुछ आपका दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि उनको इंटरेस्ट नहीं है इसलिए वो छोड़ देती है। ये स्टेटमेंट नहीं है ट्रू। क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद अपने चॉइस से नहीं करती है। उनके पास क्या है ना, अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाया तो कैसे पढ़ पाई? जब उनको पैसा ही नहीं मिल रहा है तो कहां से किताब कॉपी ये सब खरीदेगी? तो इसको नाम दे दिया जाता है कि अरे इसको तो चूल्हा चौका करने में ही मन लगता है, इंटरेस्टेड नहीं। तभी तो क्या हुआ ना कि धीरे 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 जब अवेयर ये बैठा, धीरे धीरे जब लोग अवेयर हुए तो जाके क्या हुआ, औरतों ने वायलेंस किया, औरतों ने प्रोटेस्ट किया कि हम ये नहीं करेंगे, हमें हमारा हक चाहिए। उसके बाद एक दूसरे को और क्या किया, अवेयरनेस इंक्रीज किया। तब जाके क्या है कि खुद के लिए जो राइट है उस राइट को और स्ट्रॉन्ग किया, खुद के हक को मांगा, खुद के हक को लिया, अपनी ड्यूटी समझी कि हमारी स्थिति को ठीक करना, बहुत सारा चीज। तो धीरे 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 क्या होगा, जब जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तो आप बहुत सारे पॉलिसी सीखोगे। जैसे बताया ना कि कुछ आपका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कुछ आपका कह सकते हो हेल्थ के सेक्टर में स्ट्रॉन्ग करने के लिए वुमेन के लिए पॉलिसी लाया, पढ़ाने के लिए पॉलिसी लाया। इसके साथ साथ सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट लड़ने के लिए आप देखोगे शी बॉक्स है आज के डेट में, या फिर विशाखा गाइडलाइंस है जो 1997 के बाद क्या है उसको इम्प्लीमेंट किया गया, या फिर पॉश एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, पॉक्सो एक्ट है। तो ये सारे जो है ना पॉलिसीज लाए गए जिससे क्या है कि उनके राइट का भी प्रोटेक्शन हो एंड प्लस उनके डिग्निटी का भी प्रोटेक्शन, डिग्निटी का भी प्रोटेक्शन हो। नेक्स्ट है आपका कि कैन यू डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ स्ट्रगल दैट द वुमेन्स मूवमेंट यूज टू रेज इश्यूज। यहां पे यही तो है, अलग अलग मेथड्स। इफ यू हैड टू ऑर्गेनाइज अ स्ट्रगल अगेंस्ट स्टीरियोटाइप्स about what women can or cannot do, what method would you employ from the ones that you have read about? Why would you choose? अब ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको कौन सा तरीका सही लगता है। सबकी मेंटालिटी अलग होगी तो सबको तरीका क्या है, अलग अलग लगता होगा। तो उस हिसाब से आपको रीड करना है और एक आंसर अपने से लिखना है। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।